मतलब अक्सर हम सोचते हैं ना कि किसी इंसान को पूरी तरह से बदलने के लिए ना एक बहुत बड़े झटके की जरूरत होती है। जैसे किसी पुरानी इमारत को गिराने के लिए डायनामाइट लगाना पड़ता है। हाँ, ये बहुत आम सोच है। लेकिन आज की हमारी इस गहराई से चर्चा में जो दस्तावेज हैं, खासकर सुमन की कहानी का बदलाव की आग वाला हिस्सा, वो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताते हैं। बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव डायनामाइट से नहीं, बल्कि एक बहुत छोटी सी चिंगारी से आ सकता है। राइट। और वो चिंगारी है सिर्फ 2 पल का सम्मान। हाँ, और ये बात सिर्फ एक कहानी तक सीमित नहीं है। इन नोट्स में सुमन की जो केस स्टडी है ना, जिसे समाज ने हमेशा एक कलंक माना, वो हमें मानव मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाती है। मतलब जब उसकी मुलाकात उन सुधारकों से होती है। सही कहा। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने उसे एक पतित महिला के रूप में नहीं देखा। उन्होंने उससे एक आम इंसान की तरह बात की। पर मुझे यहाँ थोड़ा सा संदेह है। कैसा संदेह? मतलब जब किसी इंसान ने सालों तक सिर्फ धुतकार झेली हो, तो सिर्फ एक बार इज्जत से बात करने पर वो अंदर से कैसे बदल सकता है? क्या ये थोड़ा किताबी नहीं लगता? सुनने में ऐसा लग सकता है, पर अगर हम इसके पीछे का मनोविज्ञान समझे ना, जी। तो ये पूरी तरह तार्किक है। अच्छा, वो कैसे? जब समाज लगातार किसी को बहिष्कृत करता है, हाँ। तो वो इंसान उस नफरत को अपने अंदर बैठा लेता है। इसे इंटरनलाइज्ड मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। मतलब इंसान खुद को ही हीन मानने लगता है। एकदम सही। उसका अपना दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी जेल बन जाता है। वो खुद यकीन कर लेती है कि वो सम्मान के लायक ही नहीं है। बाप रे। तो इस मनोवैज्ञानिक ताले को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, अंदर से कोशिश करके इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। इसके लिए एक बाहरी झटके की जरूरत होती है, जिसे हम एक्सटर्नल वैलिडेशन कहते हैं। मतलब बाहर से मिलने वाली मान्यता। जी। जब अचानक कोई बाहर से ये संदेश देता है कि तुम भी एक इंसान हो, तो वो बाहरी मान्यता एक हथौड़े की तरह काम करती है। जो उस बरसों की हीन भावना को तोड़ देती है। अब मुझे समझ आ रहा है। हाँ, ये सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं था, ये उस जेल की चाबी थी। और इन्हीं नोट्स के मुताबिक इसी सम्मान से सुमन के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात मुझे लगी वो ये है कि ये ऊर्जा दुनिया से लड़ने की नहीं थी। हाँ, ये बहुत अहम बिंदु है। मतलब अगर ये नफरत से पैदा हुई आग होती, तो ये जंगल की उस अनियंत्रित आग की तरह होती जो सब कुछ जलाकर राख कर देती। पर ये तो भट्टी की उस नियंत्रित आग की तरह लग रही है, जो लोहे को एक नया आकार देती है। अरे वाह, ये एनालॉजी उस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है ना? हाँ। विद्रोह या बगावत अक्सर गुस्से से पैदा होती है, जहाँ इंसान उस सिस्टम को नुकसान पहुंचाना चाहता है जिसने उसे दर्द दिया। लेकिन यहाँ हम बदलाव देख रहे हैं, यानी खुद को संवारने की प्रक्रिया। एकदम सही। सुमन अपनी इस नई ऊर्जा को बर्बाद नहीं कर रही है, बल्कि उसे एक रचनात्मक दिशा दे रही है। तो शायद इसीलिए वो उस दस्तावेज में एक जगह कहती है कि इस जीवन में नहीं मरूंगी। बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है ये। पर इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ उस भयानक माहौल से जिंदा बचने की छटपटाहट है? नहीं, ये महज जिंदा बचने की कोशिश नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उस पहचान के साथ नहीं मरना चाहती जो समाज ने उस पर थोपी है। वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। हाँ, वो अपनी कहानी का अंत खुद लिखना चाहती है। ये पुरानी बेबसी और नए दृढ़ संकल्प के बीच का सीधा अंतर है। और यही दृढ़ संकल्प उसे एक बार फिर उस बाजार को छोड़ने पर मजबूर करता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम रिसर्च के पिछले हिस्से देखें, तो उसने पहले भी वहां से निकलने की कोशिश की थी। तो इस बार का जाना पहले से अलग कैसे है? एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर है, भागने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने में। भागने में मतलब पहले वो सिर्फ भाग रही थी? हाँ, पहले जब भी उसने बाजार छोड़ने की कोशिश की, तो वो सिर्फ डर और घुटन से भाग रही थी। जो लोग ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, वो अक्सर इसी फ्लाइट रिस्पॉन्स में फंस जाते हैं। तो भागने में कोई मंजिल नहीं होती? सही कहा। बस पीछे छूट रही चीज से दूरी बनाने की चाह होती है। आप किसी चीज की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि किसी चीज से दूर जा रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस बार वो भाग नहीं रही है, वो जानबूझकर अपनी मुक्ति और प्रायश्चित की ओर एक उद्देश्यपूर्ण कदम बढ़ा रही है। मतलब जब अंदर बदलाव की आग जलती है, तो इंसान सिर्फ अंधेरे से दूर नहीं भागता। जी, बल्कि वो रोशनी की तरफ पूरे विश्वास के साथ चलने लगता है। वो अब हालात की शिकार नहीं है, वो अपने जीवन की कमान खुद संभाल रही है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हाँ बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें, तो हम भी कई बार लोगों को उनके अतीत या उनकी गलतियों के चश्मे से ही आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि शायद हमारा दिया हुआ थोड़ा सा सम्मान
किसी के लिए वो चिंगारी बन सकता है जो उन्हें उनकी अपनी बनाई जेल से आजाद कर दे। सही कहा। किसी भी इंसान का असली रूपांतरण तभी शुरू होता है जब समाज उसे एक बहिष्कृत व्यक्ति की बजाय एक इंसान के रूप में देखता है। एकदम सटीक बात। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो क्या है? अगर किसी व्यक्ति का पूरा जीवन सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसे एक बार भी सम्मान की वो चिंगारी मिलती है या नहीं, तो क्या समाज में मौजूद बहिष्कृत लोगों की उस स्थिति के लिए केवल वे खुद जिम्मेदार हैं, या फिर वो समाज भी बराबर का हिस्सेदार है जिसने उन्हें कभी इंसान की तरह देखने से ही इनकार कर दिया? ये एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से मंथन होना चाहिए।